अस्सलाम वालेकुम। आज हम आईसीएस की कंप्यूटर बुक का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, सेकेंड ईयर का, जो कि डाटा बेसिक से रिलेटेड है। इस बुक को मैंने पीडीएफ फॉर्म में ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दी है। तो इस को स्टार्ट करते हैं। आज हम पहला चैप्टर है हमारा डाटा के हवाले से। डाटा कहते हैं किसी भी कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स को, कलेक्शन ऑफ फिगर्स को, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स को, या हम इसकी ये भी डेफिनेशन करते रहते हैं रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज आल्सो कॉल्ड एज डाटा। डाटा के बाद जब डाटा को प्रोसेस किया जाएगा, जब उसको यूजफुल फॉर्म में लेके आएंगे, फिर वो बनती है इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन की तारीफ है मैनिपुलेटेड एंड प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आ जाता है ऑपरेशन। ऑपरेशन है मैनिपुलेशन ऑफ डाटा। जब भी किसी भी डाटा के ऊपर आप मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उस डाटा को कैप्चर करेंगे, उस डाटा को क्लासीफाई करेंगे, उस डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, उसके ऊपर सॉर्टिंग करेंगे, तो ये ऑपरेशंस बन जाएंगे। ऑपरेशंस को फर्दर 3 बेसिक एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया जाता है। पहली है डाटा कैप्चरिंग। डाटा कैप्चरिंग में डाटा को रिकॉर्ड करना या डाटा कैप्चर करना किसी भी फॉर्म में प्रोसेसिंग से पहले इसे हम नाम देते हैं डाटा कैप्चरिंग का। उसके बाद ये जो डाटा कैप्चरिंग हो रही होती है किसी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, या फिर डायरेक्टली हम इनको डिवाइसेस के ज़रिए डाटा कैप्चर कर रहे होते हैं। उसके बाद डाटा मैनिपुलेशन है। डाटा मैनिपुलेशन जब डाटा के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे डाटा को इकट्ठा करने के लिए, तो उसे हम नाम देंगे डाटा मैनिपुलेशन का। इसमें जो आ जाते हैं, सबसे पहले आ जाता है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग होता है कि डाटा को आप ऑर्गेनाइज कर लें ग्रुप्स में, क्लासेस में, या आप जो है उनकी टाइप्स बना लें, न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेटिक, अल्फ़ा न्यूमेरिक, इन टाइप्स के अंदर उसको डिवाइड कर दें। यह आपकी क्लासीफाइंग कहलाती है। उसके बाद आता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन होती है अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना। आप जितनी भी अरिथमेटिक मैनिपुलेशन करेंगे डाटा के ऊपर, वो सारी कैलकुलेशन कहलाएगी। उसके बाद है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग की बात करें, जब भी डाटा को हम अरेंज कर लेते हैं लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर, चाहे वो न्यूमेरिकली हो चाहे वो अल्फ़ाबेटिकली हो, उसे हम नाम देते हैं सॉर्टिंग का। उसके बाद है समराइजिंग। जब डाटा को इकट्ठा करने के बाद कोई एक उसको मुख्तसर सी फॉर्म में लेके आ जाए, कंसाइज कर दिया जाए, जब उसे यूजफुल फॉर्म में लेके आ जाए हम उसे हम नाम देते हैं समराइजिंग। उसके बाद तीसरी एक्टिविटी आती है मैनेजिंग द आउटपुट रिजल्ट। अब जब आपका डाटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म हो चुके, कैप्चरिंग भी हो गई उसकी क्लासीफाई भी कर दिया, कैलकुलेशन भी कर दी, उसकी सॉर्टिंग भी हो गई, तो अब उसकी तीसरी टाइप आ जाती है मैनेजिंग द आउटपुट रिजल्ट। अब इसमें हम ये करते हैं कि जो आपको रिज़ल्ट मिले था उसको या तो स्टोर कर देंगे, या फिर कम्युनिकेशन के लिए ये हम सेंड कर देंगे, या फिर उसको रिप्रोड्यूस कर दिया जाएगा। तो स्टोरेज एंड रिट्रीवल, ये पहला है कि जो भी आपने डाटा बनाया था उसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए, फ्यूचर यूज़ के लिए आप स्टोर कर लें, या फिर उसको एक्सेस करें, फेच करें उसी स्टोर डाटा को या उस इंफॉर्मेशन को। इसे हम नाम देते हैं रिट्रीव एक्टिविटी। उसके बाद आपकी आती है कम्युनिकेशन एंड प्रोडक्शन। डाटा को अगर हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेंगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, उसे हम नाम देंगे कम्युनिकेशन। और रिप्रोडक्शन होगी जब वही डाटा जो है किसी और डुप्लीकेट फॉर्म में आएगा, जब उसी डाटा की डुप्लीकेट कॉपी बना दी जाएगी, उसे हम नाम देंगे रिप्रोडक्शन। उसके बाद आगे हमारा टॉपिक आ रहा है ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम का आपको पता है कि जो डाटाबेस से पहले जितनी भी फाइल सिस्टम चलता रहा है जिसमें आपका इंडिविजुअल रिकॉर्ड सेव किया जाता था, उसे हम नाम देते थे ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड होता है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। जब भी रिलेटेड फील्ड्स को हम इकट्ठा कर देते हैं, उसे सिंगल यूनिट के तौर पे पेश करते हैं, उसे हम नाम देते हैं रिकॉर्ड का। जैसे यहाँ पे एक एम्प्लॉय की बायोग्राफी दी हुई है, एम्प्लॉय का नंबर दिया हुआ है, उसका नेम दिया हुआ है, उसकी ग्रेड दिया हुआ है, डेजिग्नेशन दी हुई है, तो एक एम्प्लॉय का एक रिकॉर्ड समझ लें कि यहाँ पे दिया हुआ है। एम्प्लॉय की तमाम इन्फॉर्मेशन जो उसके इंडिविजुअल से रिलेटेड थी वो हमने स्टोर की हुई है। फाइल होती है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड था कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स, और फाइल की बात करें कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। जब इसको हम सिंगल यूनिट के तौर पे तमाम रिकॉर्ड को एक सिंगल यूनिट के तौर पे एक फ़ाइल की शक्ल में लेके आएंगे, तो ये फ़ाइल कहलाएगा, ये डाटा सेट कहलाएगा। अब जैसे हमने बात की थी कि एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड था हमारे पास, अब इस तरह से अगर हम तमाम एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड को स्टोर कर लें, एक जगह पर इकट्ठा कर दें, तो वो आपकी फ़ाइल बन जाएगी। अब फाइल को फिर फर्दर मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आते हैं मास्टर फाइल। मास्टर फाइल वो फाइल होती है जो क्रिएशन के बाद, जैसी क्रिएट हो जाती है उसके बाद वो कभी भी एम्प्टी फाइल नहीं बनेगी, कभी भी वो खाली नहीं होगी, वो हमेशा अपडेट होती रहेगी, लेकिन हमेशा
जो है वो कांस्टेंट रह जाती है। अगर उसमें कोई तब्दीली आप करते हैं तो वो अपडेट तो होगी, उसके अंदर इंफॉर्मेशन जो पहले से मौजूद थी उनके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएगी। और अगर आप अपडेट भी करना चाह रहे हैं तो मास्टर फाइल के जो अपडेट के मेथड्स हैं वो है एडिंग, डिलीटिंग या एडिटिंग रिकॉर्ड। तो ये फाइल के अंदर हम ये चीज़ें कर सकते हैं, एडिंग भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और एडिटिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांजैक्शन फाइल, जब भी आप किसी भी फाइल को प्रोसेसिंग के लिए रिकॉर्ड कर लेते हैं, प्रोसेसिंग के लिए उसको हम लेके आते हैं, प्रोसेसिंग स्टेज पे उसको लेके आया जाता है, तो वो ट्रांजैक्शन फाइल कहलाती है। ये टेम्परेरी फाइल होती है और मास्टर फाइल के अंदर ही मौजूद रहती है। और इसके जो रिज़ल्ट आएगा, ट्रांजैक्शन फाइल के बाद जो रिज़ल्ट आएगा, या यही ट्रांजैक्शन फाइल को हम परमानेंट यूज़ के लिए सेव भी कर सकते हैं, इसको हम ट्रांजैक्शन डाटा के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं। उसके बाद बैकअप फाइल है, ये भी परमानेंट फाइल होती है। इसमें आपकी तमाम फाइल जो आपकी अहम फाइल होती हैं, जो आपका अहम डाटा होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तो आप उन फाइल को, उस डाटे को एक डुप्लीकेट उसकी कॉपी बना लेते हैं, उसकी एक बैकअप उसका स्टोर कर लेते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर यूटिलिटी को इस्तेमाल करते हुए। इसे हम नाम देते हैं बैकअप फाइल का। इस तरह से अगर हम बात करें तो फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है। इसके बाद फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू में आपने कोई भी फाइल है उसे आपने दो तरीक़ों से नाम देना है। वो नाम किस तरह से होंगे, दो हिस्से होंगे। एक होगा फाइल नेम और उसके बाद फाइल एक्सटेंशन। फाइल नेम में आपका जो है फाइल का जो भी आप नाम रखना चाह रहे हैं वो आ जाएगा, उसके बाद डॉट आएगा, डॉट के बाद फाइल एक्सटेंशन आ जाएगी। अब इनको अगर हम समराइज़ करना चाहें तो प्रोग्राम फाइल जितनी भी होती हैं जिन्हें हम सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन का नाम देते हैं, जिसमें आपके सोर्स प्रोग्राम आ जाते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल आ जाती हैं, उन्हें हम नाम देते हैं प्रोग्राम फाइल्स का। अब ये जो प्रोग्राम फाइल्स हैं, अगर ये एक्सटेंशन है .com तो ये सोर्स प्रोग्राम बन जाएगा, और अगर इसी तरह से .exe है तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल कहलाएगी। उसके बाद डाटा फाइल है, ये ऐसी फाइल हैं जिनके अंदर डाटा मौजूद होता है। जो सॉफ्टवेयर जब क्रिएट किया जा रहा होता है तब हम वो डाटा जो इस्तेमाल करते हैं उस डाटे को हम रख लेते हैं, या उस सॉफ्टवेयर के अंदर जितना भी हम काम करते हैं तो वो जो डाटा आपका होता है उसे स्टोर करते हैं डाटा फाइल के अंदर। अब डाटा फाइल भी इसी तरह से, जैसे यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर दी हुई है, उसकी फ़ाइल टाइप आ जाती है .doc.rtf है, सेपरेट शीट है। उसके बाद डाटा बेसिस हैं। उसके बाद सम अदर टाइप्स हैं, जैसे ये ASCII टेक्स्ट फाइल दिया हुआ है, इमेज फाइल दिए हुए हैं, ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, तो ये उनके एक्सटेंशन यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तीन तरह की फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल की जाती है। सिक्वेंशियल फ़ाइल कि आप डाटे को इस तरह से सेव करें कि वन आफ्टर अनदर आ जाए, एक के बाद दूसरी आ जाए, सीक्वेंस में आप सेव करें, ये सिक्वेंशियल फाइल कहलाती है। डायरेक्ट या रैंडम फाइल, डायरेक्ट स्टोरेज के ऊपर, स्टोरेज मीडिया के ऊपर जब आप डायरेक्ट उसको करेंगे या रैंडमली आप स्टोर करेंगे, ये डायरेक्ट या रैंडम फाइल कहलाएगी। और ये टोटली आपका जो एड्रेस कैलकुलेट किया जाता है किसी भी रिकॉर्ड की की फील्ड का, उसके अगेंस्ट ये फ़ाइल सेव की जाती है। मतलब जो भी आपका रिकॉर्ड है उसकी की फील्ड का जो एड्रेस होगा, अब की फील्ड से मुराद उसकी प्राइमरी की बन सकती है, उसका जो रिकॉर्ड होगा उस एड्रेस को देखते हुए उसके मुताबिक आप डाटा स्टोर कर देंगे। ये डायरेक्ट या रैंडम फाइल कहलाती है। और ये इसे हम सिनोनिम की टर्म में भी लेके आ सकते हैं कि ये सिनोनिम का कंसेप्ट देती है। उसके बाद इंडेक्स या सिक्वेंशियल है, ये भी आपकी उसी तरह से जब डाटा को आप इंडेक्सिंग उसकी करेंगे, हर रिकॉर्ड को सेपरेटली एड्रेस दिया जाए, सेपरेट एड्रेस दिया जाए, हर रिकॉर्ड की फील्ड को सेपरेट एड्रेस आप देंगे, इसे हम नाम देंगे इंडेक्स सिक्वेंशियल का। और ये भी टोटली जो है सिक्वेंशियल या रैंडमली दोनों तरीक़ों से इसको प्रोसेस किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए स्पेस ज़्यादा ज़रूरत होती है स्टोरेज मीडियम में, ताकि इसकी जो प्रोसेसिंग है वो जो है फास्ट हो सके रैंडम और डायरेक्ट फाइल की निस्बत। उसके बाद डाटाबेसेस है। डाटाबेसेस की बात करें तो कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा, किसी भी डाटा सेट जो आपस में एक जैसे हों, जो लॉजिकली रिलेटेड हों, उसकी कलेक्शन को हम नाम देते हैं डाटाबेसेस का। डाटाबेसेस जो हैं ये एक ही टाइप की फाइल्स बनेंगी। एक अगर आप बैंक की डाटाबेस बना रहे हैं तो उसमें सारा रिकॉर्ड बैंक का आ जाएगा। अगर आप किसी स्टोर का बना रहे हैं तो उससे सारा डाटा स्टोर का आ जाएगा। तो फाइल में जो है वो मुख्तलिफ हो सकते थे, डिफरेंट नेचर हो सकते थे, लेकिन डाटाबेस में सेम नेचर का डाटा स्टोर किया जाता है।
अब जैसे इसमें बैंक की बात की हुई है कि सेविंग अकाउंट है, ऑटोमोबाइल लोन है, पर्सनल लोन है, तो इन सब में जो भी डाटा होगा वो इसी कैटेगरी से रिलेटेड होगा। जैसे क्लाइंट बायोग्राफिक इन्फॉर्मेशन है तो इस डाटाबेस के अंदर सिर्फ क्लाइंट से रिलेटेड उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर होंगी। अब ये सारा का सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है और कंप्यूटर ही इसको मेंटेन कर रहा होता है। तमाम इन्फॉर्मेशन हर टाइम आपको अवेलेबल होती हैं। जो आपकी जितनी भी रिकॉर्डिंग हो रही होती है, जितना भी आपका डाटा रिकॉर्ड किया जा रहा होता है, आपका डाटा जो है कैप्चर किया जा रहा होता है, आपका डाटा जो है डाटाबेस के अंदर स्टोर किया जा रहा होता है, वो सारा कंप्यूटराइज सिस्टम के ज़रिए हो रहा होता है। आपकी एक छोटी छोटी टेबल्स बन जाती हैं जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक फाइल कैबिनेट या वेयर हाउस या रिपोजिटरी का भी नाम देते हैं। अब इसमें जो यूज़र है वो मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ इंजॉय कर सकता है, जैसे ऐड कर सकता है न्यू ब्लैंक फाइल डाटाबेस के अंदर ऐड न्यू करेगा, इंसर्ट करेगा, रिट्रीव करेगा, अपडेट करेगा, डिलीट करेगा, रिमूव करेगा एग्जिस्टिंग फाइल को। तो ये फंक्शन वो सारे परफॉर्म कर सकता है। अब जो डाटाबेस है उसमें 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले आता है डाटा के अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। उसके बाद हार्डवेयर से मुराद आपके फिजिकल कंपोनेंट्स हैं जिसमें सेकेंडरी स्टोरेज आ जाता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ जाते हैं, आपके डिवाइस कंट्रोलर, इनपुट आउटपुट चैनल्स, प्रोसेसर, मेन मेमोरी। उसके बाद सॉफ्टवेयर आपका, ये दोनों तरह के सॉफ्टवेयर, यूज़र या सिस्टम लेवल सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। इसमें सेटअप प्रोग्राम्स हो सकते हैं, यूटिलिटीज़ हो सकती हैं। उसके बाद पर्सनल वो लोग होंगे जो इसे यूज़ कर रहे हैं, जैसे प्रोग्रामर, एनालिस्ट हो गए, एंड यूज़र हो गया और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो गए। उसके बाद डाटाबेस के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो इसको 3 मेन ऑब्जेक्टिव में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला डाटाबेस इंटीग्रेशन। अब इसमें ये होता है कि आपकी जो डाटाबेस है वो एक जगह पे सेंट्रलाइज कर दिया जाता है और उसी सेंटर से आपकी तमाम आपके साथ जितने भी लोग कनेक्ट होंगे वो सारे के सारे वहीं से डाटा रिट्रीव करेंगे, उसी डाटा को शेयर कर दिया जाएगा, उसी डाटा को स्कैटर अराउंड कर दिया जाएगा डिफरेंट लोकेशन के ऊपर। इसे हम नाम देंगे डाटा इंटीग्रेशन का। उसके बाद डाटा इंटीग्रिटी है। इसमें आपका ये होता है कि जब आप डाटा को एक से ज़्यादा फाइल के अंदर स्टोर करेंगे तो उसे अपडेट करते हुए आपको मुश्किल पेश आती है, लेकिन क्योंकि डाटाबेस में एक ही कॉपी सेव होती है, इसलिए जब भी आप उसके अंदर कोई भी चेंज करना चाह रहे हैं तो वो उसी एक कॉपी के अंदर स्टोर होगी और वो ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ पे वो कॉपी आपकी शेयर की जा रही है तो सबके पास वो चेंजेस आपकी शो होंगी। उसके बाद डाटा इंटरडिपेंडेंस है। अब जो पहले फाइल थी वो सारी प्रोग्राम इंटरडिपेंडेंस थी, मतलब अगर आपने किसी प्रोग्राम में चेंज किया है तो आपकी फ़ाइल सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाती थी, लेकिन डाटाबेस में ये सारा कुछ नहीं होगा। डाटाबेस में आप प्रोग्राम को चेंज कर रहे हैं, आप नए प्रोग्राम बना रहे हैं, आप जो है प्रोग्राम को अपडेट करना चाह रहे हैं तो आपको ये अलाउ करता है डाटाबेस के आप बगैर मॉडिफाई किए उसी डाटाबेस को अपने न्यू प्रोग्राम के ऊपर रन कर सकते हैं। उसके बाद डाटाबेस के मॉडल्स आ जाते हैं। सबसे पहले हायरार्किकल मॉडल, ऐसा मॉडल जिसमें एक पेरेंट हो बाकी सारे उसके सब रूट हों, जिसमें एक आपका रूट हो और बाकी सारे उसके चाइल्ड हों, इसे हम नाम देते हैं हायरार्किकल मॉडल का। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि एंटिटी 1 है, उसके बाद 2, 3, 4, 5, तो आपको देखना है कि रूट एक ही है, उससे आगे जो है आपके चाइल्ड निकले हुए हैं या सब रूट आगे निकले हुए हैं, तो ये हायरार्किकल मॉडल है। उसके बाद नेटवर्क मॉडल की बात करें तो इसमें तमाम जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे या एंटिटीज़ होंगी वो सारी की सारी आपस में कनेक्ट होंगी, वो सारी की सारी का आपस में रिलेशनशिप होगा। इसे हम नाम देंगे कि नेटवर्क मॉडल। इससे के नतीजे में एक कम्प्लेक्स डायग्राम बनेगी, एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा जो रिप्रेजेंट करेगा डाटाबेस को। उसके बाद जो आता है वो रिलेशनल मॉडल आता है। इसमें हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ सिंपल फाइल या रिलेशन। जब भी हम किसी भी फाइल या रिलेशंस की कलेक्शन ले लेते हैं जिसमें कोई स्ट्रक्चरल या फिज़िकल कनेक्शन नहीं होता, इसे हम नाम देते हैं रिलेशनल मॉडल का। अब इसमें तमाम जितनी भी आपके एंटिटीज़ आ रही हैं, रिलेशंस आ रहे हैं, फाइल्स आ रही हैं, उनको टेबल की फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है, उनको टेबल की फॉर्म में रखा जाता है, इसे नाम देते हैं रिलेशनल मॉडल। उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ जाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो प्रोग्राम है या वो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है जो डेटाबेस को स्टोर कर रही होती है, मैनिपुलेट कर रही होती है, इसे हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का नाम देते हैं। ये ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की इम्प्रूवमेंट है। अब ये ज़्यादातर आपका जो सॉफ्टवेयर है डेटाबेस मैनेजर सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रही होती है ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, ओवरऑल डेटाबेस स्ट्रक्चर को जो है रिट्रीव करने के लिए या ओवरऑल डेटाबेस स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट करने के लिए यही सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी अगर बात करें, जितनी भी लार्ज या मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ फाइल्स मौजूद होती हैं तो उनमें DBMS को यूज़ किया जाता है।
अब इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। सबसे पहला आ जाता है शेयरेबिलिटी। आप मुख्तलिफ लोगों के साथ, मुख्तलिफ प्रोसेस के साथ अपने सेम एक्चुअल डाटा को वर्चुअली शेयर कर सकते हैं सेम टाइम में। अवेलेबिलिटी, इसी तरह से आप कोई भी डाटा डिलीवर करना चाह रहे हैं किसी भी यूज़र को, कोई भी डाटा है एक ही टाइम में 2 से ज़्यादा डाटा को आप यूज़र को आप शेयर करना चाह रहे हैं तो वो सब के लिए अवेलेबल होगा। इवॉल्बिलिटी है, इसमें आप यह आ जा सकता है कि आप कोई भी चेंज करना चाहते हैं यूज़र की नीड के मुताबिक, जो उसके फ्यूचर में जो नीड आ रही है, ये एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके मुताबिक आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद डेटाबेस इंटीग्रिटी आ जाती है कि आप एक ही टाइम में मल्टीपल यूज़र को डेटाबेस शेयर कर सकते हैं। आप एडिकेट इंटीग्रिटी कंट्रोल को मैयर भी कर सकते हैं, उनको मेंटेन भी कर सकते हैं। जैसे हमने बात की थी कि आपकी सिंगल फाइल होती है, इसलिए उसमें कोई भी चेंज करते हैं तो वो सब तक आपकी जो डेटाबेस है वो सबको एक जैसा ही आपको शो होगा कि हमने सिर्फ उसी सिंगल फाइल को अपडेट किया था। उसके बाद इसके एडवांटेजेस आ जाते हैं। डाटा इंडिपेंडेंस, डाटा आपका जैसे हमने पहले बात की थी कि एप्लीकेशन प्रोग्राम से बिल्कुल इंडिपेंडेंस होता है। आप जो है आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम और डेटाबेस के दरमियान डेटाबेस आ जाता है और यही डेटाबेस तमाम किस्म की स्टोरिंग और मैनिपुलेशन कर रहा होता है। इसीलिए अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम चेंज हो भी जाता है तब भी आपके डेटाबेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद है सपोर्ट कम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप। अगर हम कम्प्लेक्स रिलेशन डेटाबेस की बात करें तो आप जितना मर्जी डाटा स्टोर करना चाहें डेटाबेस के अंदर, आप जितना जो है आपकी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जितना ज़्यादा कम्प्लेक्स डाटा है और आपका डाटा जो है फैला हुआ है मुख्तलिफ लोकेशंस पे पड़ा हुआ है, तो ये सबको सपोर्ट करेगा। मतलब आपका जो डेटाबेस है वो इस तरह से डिज़ाइन की जाती है कि आपकी तमाम जो डाटा है उसका लॉजिकल व्यू को एक्सेस किया जा सके, उसके लॉजिकल व्यू को या उसके स्ट्रक्चर को कहीं पे भी बैठे हुए आप उसको आसानी से एक्सेस कर सकें, आसानी से उसके देख सकते हैं, आसानी से उसके अंदर कोई भी चेंज करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद डाटा सिक्योरिटी फीचर्स है, ये आपको डाटा सिक्योरिटी मैकेनिज़्म भी प्रोवाइड करता है जिसमें आप कोई पासवर्ड लगाना चाहें, जिसमें आप किसी भी ख़ास टेबल के ऊपर, किसी भी ख़ास फाइल के ऊपर, किसी भी ख़ास एप्लीकेशन प्रोग्राम के ऊपर आप कोई सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पासवर्ड, इन द फॉर्म ऑफ थंब इम्प्रेशन, जो भी आप करना चाहें वो आप सिक्योरिटी भी आपको ये प्रोवाइड करता है। उसके बाद डेटाबेस बैकअप रिकवरी है। डेटाबेस आपको इस की भी सहूलत देता है कि आपका टाइमली आप जब भी चाहें डेटाबेस की एक कॉपी, एक बैकअप स्टोर कर सकते हैं। मुख्तलिफ यूटिलिटी प्रोग्राम को इस्तेमाल करते हुए DBM सॉफ्टवेयर के साथ हम उनको अटैच कर देते हैं, उसके ज़रिए हम डेटाबेस का बैकअप बना सकते हैं और उसी डेटाबेस के बैकअप को जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम रिकवर भी कर सकते हैं। उसके बाद एडवांस कैपेबिलिटीज़ है। एडवांस कैपेबिलिटीज़ में हम ये भी कह सकते हैं कि डेटाबेस जो है आपको एडवांस एक्सेस देता है ऑनलाइन और डाक रिपोर्टिंग की। मतलब ये है कि आप का जितना भी कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है आप उस कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं और आप उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, उसका बैकअप प्रोवाइड कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर उसकी कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है, चाहे वो डाक है या ऑनलाइन है, वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। तो पहला डिसएडवांटेज है कि एडिशनल सिस्टम आपको जो है वो चाहिए होता है। अब DBMS के लिए आपको एक अलग से आपको एक हैवी किस्म का सिस्टम चाहिए। आप सिस्टम को चलाने के लिए आपकी जो जॉब है उसमें एक ओवरहेड आ जाता है कि अब आपका सारा काम कंप्यूटराइज हो चुका है, आपने सारी रिकॉर्डिंग कंप्यूटर के अंदर करनी है, आपने तमाम डाटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना है। तो इसे हम कह सकते हैं कि एडिशनल सिस्टम ओवरहेड है, आपके लिए एक नई मुसीबत आ जाती है काम के लिए। उसके बाद एडिशनल ट्रेनिंग रिक्वायर। आप क्योंकि कंप्यूटर को चलाना, DBMS को चलाना हर बंदे काम नहीं होता। आपके पास जो एम्प्लॉई हैं आप उनकी बाकायदा ट्रेनिंग करवाते हैं, उनको DBMS के बारे में सिखाते हैं, आप उनको कंप्यूटर का यूज़ करना सिखाते हैं, आप उनको ये बताते हैं किस तरह से डाटा को अपडेट करना है, किस तरह से डाटा को रिट्रीव करना है, किस तरह से डाटाबेस की बैकअप बनानी है, रिकवरी किस तरह से करनी है। तो ये सब कुछ सिखाने के लिए आप उनको बाकायदा उनकी ट्रेनिंग देते हैं जिस पर आपके एक्सपेंस भी बढ़ते हैं और आपका एक टाइम भी वेस्ट होता है। उसके बाद प्रॉब्लम्स आ जाती हैं मल्टीपल। जैसे अगर आपका रॉन्ग टाइप ऑफ डेटाबेस एनवायरनमेंट आ गया, आप जो है आपने जो डेटाबेस बनाया हुआ था, जैसे हियरार्किकल डेटाबेस सिस्टम है या आपका नेटवर्क है या रिलेशनल डेटाबेस है, तो इनको इम्प्लीमेंट करने में इनको जो है
जब आपका एक पहले हिरारिकल बना हुआ था उसको आप चेंज करने जा रहे हैं नेटवर्क के अंदर, या नेटवर्क बना हुआ था उसे रिलेशनल के अंदर चेंज करने जा रहे हैं, तो इस सारे को अपडेट करने में, इस सारे को चेंज करने में भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है, आपके एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स, मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जब भी आप डेटाबेस एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं, या उसको हम जो है रॉन्गली आप कोई डेटाबेस एनवायरनमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद डाटा मस्ट बी कंसिडर्ड कॉर्पोरेट रिसोर्स। अगर इसकी हम बात करें तो आपका जो डाटा है उसे हम ये भी कह सकते हैं कि आपका जो डाटा है वो शेयर्ड हो जाता है। आपका डाटा जो है वो मुख्तलिफ लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि वो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन का नहीं रह जाता, वो आप जो है इनसिक्योर भी इन सेंस में हो जाता है कि अब आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपने अपना जो डाटाबेस है उसको सिक्योर भी करना है, उसी डाटाबेस के अंदर नए से नए डाटा अपडेट भी करना है। उस डाटाबेस को आपने अगर आप का सिस्टम क्रैश हुआ है तो उसका जो बैकअप आपने बनाया हुआ था, बैकअप बनाना भी है और उसको रिकवर भी करना है। उसके बाद नीड ऑफ डिक्शनरी। अब अक्सर यही होता है कि आपका जो एप्लीकेशन सिस्टम चल रही है या आपका जो डाटाबेस चल रही है उसको चलाने के लिए उसके अंदर आपने जो डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं कि आपने उसको किस तरह से रन करना है, तो उसके लिए मैनुअल आपके पास मौजूद होना, उसके लिए आपके पास एक डिक्शनरी होना जिसके ज़रिए आप तमाम इंफॉर्मेशन ले सकें। जो भी आपका डाटा या जो भी फीचर्स हैं आपके डाटाबेस के, वो उस डिक्शनरी के अंदर स्टोर होने चाहिए। उसके बाद फीचर्स आ जाते हैं। तो फीचर्स में सबसे पहला डाटा डिक्शनरी, जैसे हमने बात की थी डिसएडवांटेज में, तो इसके फीचर में ये चीज़ अब ये शामिल है कि आपका जो डाटाबेस है वो डाटा डिक्शनरी आपको प्रोवाइड करता है जिसमें आपके तमाम प्रोसीजर, तमाम डॉक्यूमेंट, तमाम डेस्क फाइल आपकी स्टोर कर दी जाती हैं, आपके डाटा को डिफाइन कर दिया जाता है, उनकी डिस्क्रिप्शन दे दी जाती है। और इसके अलावा आपका जो तमाम डाटा है वो मॉनिटर किया जा रहा होता है। फाइल नेम, फील्ड नेम, फील्ड साइज, डाटा टाइप, इन सब को मॉनिटर करते हैं, इन सब को हम डिफाइन करते हैं, इन सब को जो है एक्सेस देते हैं अथोराइज डाटाबेस यूज़र को। उसके बाद यूटिलिटी की बात करें, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो डेटाबेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए, उसको मैनिपुलेट करने के लिए, उसके रिकॉर्ड और फाइल्स को मैनिपुलेट करने के लिए, या उसकी बैकअप और रिकवरी के लिए मुख्तलिफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद क्वेरी लैंग्वेज की बात करें जिसे हम SQL का भी नाम देते हैं। ये जो इस क्वेरी के थ्रू हम टेबल क्रिएट करते हैं, आप डाटा इंटर कर सकते हैं टेबल के अंदर, डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, डाटा को अपडेट कर सकते हैं, किसी मखसूस डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, डाटाबेस के अंदर कोई चेंज करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। तो इंग्लिश लाइक आपकी कमांड होती है जैसे यहाँ पे दी हुई सेलेक्ट, डिलीट, क्रिएट, मॉडिफाई, अपडेट एंड इंसर्ट। उसके बाद रिपोर्ट जनरेटर है। आप मखसूस डाटा की आप एक जो है अपने एक मखसूस फील्ड की एक मखसूस फाइल को प्रिंटेबल फॉर्म में लेके आ सकते हैं, उसका डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हैं, उसकी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। उसमें एडिशनल आप हेडिंग, कॉलम हेडिंग, पेज हेडर्स, ये सारा कुछ आप ऐड कर सकते हैं। एक्सेस सिक्योरिटी है, इसके ज़रिए आप प्रिविलेजेस दे सकते हैं यूज़र के लिए। आप यूज़र्स की आईडीज़ बना सकते हैं, हर यूज़र का डिफरेंट अकाउंट बना सकते हैं, यूज़र को एक पासवर्ड असाइन कर सकते हैं। तो ये आपके एक्सेस सिक्योरिटी के अंदर आ जाता है। बैकअप एंड रिकवरी है, इस फीचर के ज़रिए आप तमाम डाटे को बैकअप उसका बना सकते हैं और जब आपको ज़रूरत पड़े तो उसको रिस्टोर कर सकते हैं। जब आपका डाटाबेस फेल का हो जाए, करप्ट हो जाए या लॉस हो जाए, तो अब आप उसी बैकअप को रिकवर करके आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये आज का हमारा पहला चैप्टर था। सेकेंड ईयर के हवाले से ये एंड हो गया। इसके एमसीक्यूज़ यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर हम कल करेंगे और कल ही इसी का जो है फ्राइडे नमाज के बाद इंशाल्लाह हम टेस्ट भी प्लेस कर देंगे।